प्रिय साथियों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। अभी तक मैंने गणित और विज्ञान का काफ़ी कंटेंट आपको मेरे CMPC यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाया है। आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं और मेरी कोशिश यही है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट कंटिन्यू मिले। आज मैं इसी सिलसिले के अंदर, इसी सीरीज़ के अंदर एक कुछ नई चीज़ जोड़ने जा रहा हूँ। गणित और विज्ञान के साथ साथ मैंने जब देखा है कि साइकोलॉजी के जो 30 क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं और साइकोलॉजी के अंदर जो कंटेंट पूछा जाता है उसके अंदर जो शब्दावली होती है, टर्मिनोलॉजी, उन शब्दों के बारे में ख़ास तौर से पता होना ज़रूरी होता है। हर टॉपिक से जुड़ा हुआ, चाहे अधिगम के सिद्धांत हो, चाहे कोई बुद्धि के सिद्धांत हो, या चाहे कोई अभिप्रेरणा, मोटिवेशन हो, या क्रिएटिविटी, जो भी चीज़ें आपके इसके अंदर दे रखी है उसके अंदर आपकी जो मेन जो शब्दकोश होता है, मेन उस शब्दकोश के बारे में आपको पता नहीं रहता और इससे आपकी मिस्टेक हो जाती है कि वो शब्द आपको क्या कहना चाह रहा है। वो पर्टिकुलर जो शब्द को उठाता है और उस पर वो क्वेश्चन बनाता है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको हर सिद्धांत और हर जो टॉपिक है उसके बारे में कुछ खास चीज़ें आपको बता दूँ ताकि साइकोलॉजी का आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। मेरे इस सीरीज़ के अंदर आज खास तौर से सीखने के जो नियम है, यानी अधिगम के जो सिद्धांत है, उस अधिगम के सिद्धांतों के अंतर्गत आपके जो सिलेबस में 4 पार्ट दे रखे हैं, व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, निर्मितवादी जिसको कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, और एक है गेस्टाल्टवादी। ये 4 तरह के जो आपके इसके अंदर साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने अपने अपने हिसाब से जो सिद्धांत दिए हैं, सीखने के जो नियम दिए हैं, मैं उनको ख़ास तौर से लेना चाहूँगा। सिद्धांत आप भी सभी जानते हो, मैं चूहे, बिल्ली और कबूतर पर जो सिद्धांत लेकर के इन्होंने प्रयोग किए हैं, मैं उन पर बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो आपको सभी पता है कि किसने किस पर आप प्रयोग किया और किसने क्या कहा। बात वो नहीं है। उसके अंदर उन सिद्धांतों और उन प्रयोगों के माध्यम से जो कंक्लूज़न निकालना चाह रहा, खास तौर से जो निष्कर्ष है, मैं उस निष्कर्ष और उस निष्कर्ष जो है वो किन किन शब्दों के बेस पर उसने निकाला है और किन किन शब्दों को प्रयोग किया है, मैं वो इसके अंदर लेना चाह रहा हूँ। तो लीजिए, मैं आज सबसे पहले इस आज के लेक्चर के अंदर ले रहा हूँ व्यवहारवाद के 4 मुख्य सिद्धांत जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और उन चारों सिद्धांत के अंदर क्या क्या शब्दकोश लिया मैं वो लेना चाह रहा हूँ। आज के इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ें मैं ले रहा हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो मेरे इस CMPC यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को लाइक करें, और इसके अंदर जो कंटेंट है वो सारा आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। तो आप उसके लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें जो CMPC बाय KLP सर के नाम से है, आप उसको भी ज्वाइन करें ताकि आपको सारी चीज़ें कब कौन से लेक्चर्स जो है वो मिलेंगे, आपको सारी जानकारी होगी। आने वाला जो टाइम है, अभी वाला जो टाइम बच रहा है, उस टाइम के अंदर काफ़ी चीज़ें आपको लगातार मिलेगी, तो आप उसको ज़रूर देखें और इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ज़रूरी है। और इसके अंदर क्योंकि आज वाला जो टॉपिक है, आज से जो मैं कुछ चीज़ें नहीं ले रहा हूँ, ये आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि ये जो साइकोलॉजी का पार्ट है और ये आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इसको ज़रूर देखें, क्योंकि उनके लिए भी ये चीज़ें इतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि रीट और अदर एग्ज़ाम्स के लिए। तो आपको रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और जो भी साइकोलॉजी वाले पार्ट्स से जुड़े हुए हैं सभी कैंडिडेट हैं वो इसको ज़रूर देखें ताकि आपको फ़ायदा होगा। लीजिए, हम स्टार्ट करते हैं आज व्यवहारवाद के मुख्य सिद्धांत। व्यवहारवाद का जो अधिगम सिद्धांत है वो पहला है थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक ने अपना जो सिद्धांत दिया वो व्यवहारवाद के रूप में दिया है, और इसके अंदर इस सिद्धांत का जो नाम है प्रयत्न और भूल। आपको ये इसके अंदर याद रखना है सबसे पहले कि थॉर्नडाइक ने अपने इसके अंदर प्रयत्न और भूल को खास तौर से ध्यान में रखा है। मतलब बार बार वो प्रयत्न करता है, फिर भूलता है, फिर प्रयत्न करता है, फिर भूलता है, इस तरीके से वो सीखता है। फिर इसके अंदर पहला जो वर्ड आता है संबंधवाद। सीधी सीधी बात है, थॉर्नडाइक का वर्ड ही है ये और किसी का नहीं है। हालांकि संबंध सभी के अंदर किसी स्वरूप में है, लेकिन संबंधवाद यानी कि कनेक्शनिज्म जो वर्ड है वो इसका थॉर्नडाइक का है, और इसके अंदर इसने जो अपने सिद्धांत दिए वो खास तौर से पशुओं के व्यवहार से स्टार्ट किया है, और इसीलिए इसने इसके अंदर थॉर्नडाइक ने जो अपना सिद्धांत दिया है वो पशुओं के आधार पर दिया है। और इसके अंदर जो संबंधवाद वो क्या है, वो
उद्दीपक और अनुक्रिया, ये दो जो वर्ड है, आप उद्दीपक क्या रख रहे हो सिखाने के लिए और उसके अनुरूप वह अनुक्रिया क्या कर रहा है, इन दोनों में जो संबंध होगा वो संबंध बार बार प्रयत्न और भूल की विधि से होगा, जिसके अंदर चयन और संयोजी यानी सेलेक्टिंग और कनेक्टिंग दो चीज़ें बार बार आएगी। पहले सेलेक्ट करना और फिर कनेक्ट करना, मतलब उद्दीपक को सेलेक्ट करना और उसके बाद में उससे कनेक्ट होना और उसके बाद में अनुक्रिया होगी। तो ये जो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में संबंधवाद को इसने थॉर्नडाइक ने दिया। दूसरा जो बिंदु है स्पष्ट उद्देश्य। देखिए स्पष्ट उद्देश्य का मतलब आप जो उद्दीपक उसके सामने रख रहे हो, जो आपका लर्नर्स है उसके सामने आप जो उद्देश्य क्या है आपके, यानी उस उद्दीपक के माध्यम से आप क्या सिखाना चाह रहे हो, मतलब उद्देश्य साफ साफ बात है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी के तहत जो आपके उद्देश्य है ज्ञानात्मक भावात्मक जो है ना ज्ञान अवबोध कौशल, उनमें से ही कोई न कोई उद्देश्य होगा और उनमें से कौन सा उद्देश्य आप उद्दीपक के अनुरूप ले रहे हो, तो ये आपका उद्देश्य जो है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है, ये इसकी ही बात है। फिर बाह्य पुनर्बलन। अब बाह्य पुनर्बलन के अंदर क्या है, बाह्य पुनर्बलन के अंदर मतलब ये जो कह रहा है आप खास तौर से बाह्य पुनर्बलन की बात कर रहा है। थॉर्नडाइक कहता है कि बाह्य पुनर्बलन के अंदर मतलब आंतरिक पुनर्बलन इसके अंदर इसने यूज नहीं किए। आंतरिक में कौन आएगा, अभिप्रेरणा, अंतर्नोद, ये चीज़ें अंदर वाली चीज़ें जो है, लेकिन बाह्य पुनर्बलन के अंदर वो कह रहा है कि भाई पुरस्कार वगैरह की बात कर रहा है, उसको बार बार बाहर की तरफ से उसको प्रेरणा मिलती रहे, इससे उसको आप बराबर बाह्य पुनर्बलन देते रहे ताकि वह सीखता रहे। तो ये बाह्य पुनर्बलन पर फोकस किया है थॉर्नडाइक ने। फिर है अधिगम क्रमोत्तर, ये भी इसके अंदर खास बात कही है। अधिगम क्रमोत्तर और एक ऑर्डर में होना चाहिए कि आपको सबसे पहले उसको क्या सिखाना है और उसके बाद आगे वह क्या लेगा, ये आप उसके अंदर होता है। मतलब छोटे छोटे क्रमबद्ध स्टेप्स से उसको आगे बढ़ाना है, सूझपूर्ण नहीं, यानी कि यूँ कि वो अचानक कोई नई चीज़ सीख लेगा। जो सूझ है ना इनसाइट थ्योरी, वो इससे अलग है, ठीक है। इनसाइट थ्योरी का इसने विरोध किया है, ये खास ध्यान रखना। सूझ का सिद्धांत है ना, उसका थॉर्नडाइक ने विरोध कर दिया। उसने कहा कि नहीं, अचानक कोई चीज़ नहीं सीखेगा, सीखना धीरे धीरे क्रमोत्तर होगा, एक एक स्टेप टू स्टेप। फिर आता है नियम। अधिगम के थॉर्नडाइक ने जो नियम दिए हैं वो नियम इसने खास तौर से 3 नियम दिए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। हालांकि इन 3 नियमों के अलावा उसने 5 गौण नियम भी दिए इसने, बहु अनुक्रिया नियम, मनोवृत्ति नियम, तत्व प्रबलता नियम, अनुरूपता नियम, एनालॉजी है ना सादृश्यता, और साचरिता, ये भी इसने दिए। ये 5 नियम है, लेकिन ये 5 गौण नियम है। फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि 5 नियम भी इसके हैं। थॉर्नडाइक ने खासतौर से इन 3 नियमों को फोकस किया है। तत्परता के अंदर क्या है, उसकी अभिरुचि और अभिक्षमताएं क्या है, मतलब इसमें क्या बताओगे आप तत्परता में, बालक किन परिस्थितियों में सीखना चाह रहा है और वो क्या सीखना चाह रहा है, उसकी रुचि किस में है, ये आपको तत्परता में शामिल किया जाएगा। अभ्यास के अंदर क्या है, 2 तरह के, यानी कि उसको बार बार कंटिन्यू अभ्यास कराइए। यहाँ जो मैंने दे रखा है देखो, 2 टुकड़ों बांटा इसको, उपयोग का नियम और अनुपयोग नियम। यानी अभ्यास के नियम को उसने उपयोग और अनुपयोग का नियम कहा है। उपयोग क्यों, उपयोग तो इसलिए कि बार बार अभ्यास करेगा तो वो लगातार सीखेगा, इसलिए उपयोग का नियम। और दूसरी बात, अगर वो बार बार अभ्यास नहीं करेगा, बीच में ब्रेक देगा, क्रॉस लग गया, इसका मतलब वो वापस भूल रहा है, उसका सीखना जो हुआ वो धीरे धीरे धूमिल हो रहा है, खत्म हो रहा है, और इसलिए ये अनुपयोग का नियम कहलाएगा। तो यानी अभ्यास के नियम को इसने उपयोग और अनुपयोग का नियम कहा है, ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। तीसरा है प्रभाव का नियम। अब प्रभाव में आपके रिवार्ड, यानी कि आप इनाम दो और या पनिशमेंट करो, ये चीज़ें अगर आपने उसको पुरस्कार दिया है, आपने उसको मतलब बार बार शाबाशी देने जैसे काम कर रहे हो, तो उसका प्रभाव पॉजिटिव होगा। और अगर पनिशमेंट कर रहे हो, जैसे कोई दंड दे रहे हो कि गलत कर दिया तो दंड दे रहे हो, या फिर उसके अंदर उसको आप ऐसी कोई तेज रोशनी डाल रहे हो, उसके ऊपर ऐसा कुछ वो नेगेटिव प्रभाव पड़े, वैसा काम कर रहे हो, तो वो कहलाएगा प्रभाव का नियम। और अगर इसके अंदर रिवार्ड से वो काम कर रहा है
तो वो कहलाएगा संक्षेपित प्रभाव का नियम। ये संक्षेपित प्रभाव का नियम भी थॉर्नडाइक का ही है। ये इसके अंदर तीनों नियम खास तौर से हैं। फिर अगली बात आती है, सबसे खास बात थॉर्नडाइक के अंदर जो वर्ड आ रहा है, शिक्षण स्थानांतरण का समरूप तत्व सिद्धांत। शिक्षण का स्थानांतरण होना चाहिए, जो आप सिखा रहे हो उसका समरूप तत्व के रूप में स्थानांतरण हो रहा है या नहीं, ये थॉर्नडाइक ने कहा है। यानी वो इस नियम से यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण स्थानांतरण का समरूप तत्व सिद्धांत कहलाता है, तो वो थॉर्नडाइक का है, पावलाव स्किनर का नहीं है। ये ध्यान रखना आपको। क्यों कहा है? क्योंकि उसको जीवन में उतारा है। जो आपने कौशल सीखे हैं, ज्ञान अवबोध कौशल जो भी है एप्लीकेशन, वो अगर उसने जीवन में उतार लिए हैं, इसलिए वो शिक्षण स्थानांतरण का समरूप तत्व सिद्धांत हुआ। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा। अगली बात थॉर्नडाइक की, ध्यान रखना जो पीछे वर्ड बताए साथ साथ में अगला टॉपिक है अंकगणित के 7 नियम। ध्यान रखना अंकगणित को सीखने के लिए 7 नियम जो दिए हैं वो थॉर्नडाइक ने ही दिए और किसी ने नहीं दिए। आपके गणित और विज्ञान वालों के लिए ये खास तौर से इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी ये चीज़ सभी विषय को पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए ज़रूरी है। इसके अंदर उसने ये बताया कि आपको ये पता होना चाहिए कि बालक जब गणित विज्ञान या कोई भी सब्जेक्ट शुरू करता है, मान लो गणित पढ़ना शुरू करता है, तो गणित के लिए अंदर सबसे पहले कौन चीज़ सिरदर्द बनती है। यानी मैंने जैसे किसी बालक से पूछा कि आपको गणित पढ़ते ही सबसे पहले दिक्कत क्या आती, गणित का नाम लेती, उसने कहा कि मुझे फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। मतलब आपको फॉर्मूले पर कि उसको फॉर्मूले या सूत्र कैसे बताए जाए वो आपको आना चाहिए। तो ये गणित के 7 नियम आपको इसके अंदर ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट बात आती है इसके अंदर 2 चीज़ें, कठिन से सरल की ओर और तर्कपूर्ण चिंतन। थॉर्नडाइक ने इन दोनों को क्रॉस कर दिया है, ये सीमाएं हैं, ध्यान रखना। कठिन से सरल की ओर मतलब आप सोचते हो कि मैं सबसे पहले कठिन सवाल करा दूं तो सरल सवाल वैसे ही उसको आ जाएंगे। इस बात को थॉर्नडाइक ने बिल्कुल क्रॉस कर दिया है, यानी ये इसकी सीमा है। दूसरी सीमा तर्कपूर्ण चिंतन। ध्यान रखना थॉर्नडाइक ने बताया कि तर्कपूर्ण चिंतन इसके अंदर नहीं होता है। लॉजिकल थिंकिंग को इसने बिल्कुल साफ कर दिया है, ठीक है। अमूर्त चिंतन ही चलता है इसके अंदर। ये थॉर्नडाइक का है मुख्य बातें। और अब इसके अंदर अगर शैक्षिक निहितार्थ की बात करें तो इसके अंदर खास तौर से थॉर्नडाइक ने साहचर्यवाद, डार्विनवाद और विज्ञान की विधियों को इसके अंदर शामिल किया। मुख्य रूप से ये आपका थॉर्नडाइक का मामला है। इसको आप अच्छी तरह से कर लें, मेरी गारंटी इसमें से ही क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। दूसरा व्यवहारवाद का सिद्धांत है पावलाव का अधिगम सिद्धांत। इसको टाइप एस सिद्धांत भी कहते हैं। और याद रखें आप 1904 में नोबेल प्राइज भी मिला है इनको, ध्यान रखना। अब पहली बात आती है इसके अंदर अनुबंधन। पहला वर्ड जो है अनुबंधन। तो ये अनुबंधन वास्तव में किसके बीच में है? CS और UCS के बीच में। CS क्या है? घंटी है, और UCS आपका है भोजन। तो इसके अंदर CS और UCS के बीच में अनुबंधन की बात कर रहा है। यहाँ पर ध्यान देना, पावलाव ही एक ऐसा पर्सन है जिसने उद्दीपन को स्वाभाविक उद्दीपन और स्वाभाविक अनुक्रिया के अंदर माना है। ध्यान रखना, स्वाभाविक उद्दीपन और स्वाभाविक अनुक्रिया को, ये जो वर्ड है ये पावलाव के ही हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर अनुबंधन किसके बीच होता है? और उद्दीपक और जो आपका और जो ये अपने है फूड और बेल दोनों ही है ना। तो इन दोनों के बीच में साहचर्य से वह अनुक्रिया करता है, और वो अनुक्रिया हमेशा 0.5 सेकंड के अंदर हो जाए। हर मतलब रिपीटेशन होना चाहिए, इसमें दिया ये दिया पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति का मतलब क्या है? आपको 0.5 सेकंड के अंदर इस प्रक्रिया को दोहराना है, तभी वह सीखेगा। ये पावलाव ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। इसी से वो कॉन्टिग्यूटी बनाएगा, समीपता पर, मतलब उस चीज़ के सीखने के वो नज़दीक जाएगा। अगली बात आती है उत्तेजना, एक्साइटेशन। तो वो उत्तेजना तो सीधा सा वर्ड है, वो आपके इन दोनों को देख करके, यानी फूड को देख करके उसके अंदर सबसे पहले एक्साइटेशन होगा, उत्तेजना होगी, और उसके बाद वो इसके अनुक्रिया के लिए तैयार होगा। फिर ध्यान रखना एक्सटिंक्शन वर्ड, ये विलोपन वर्ड आपके पावलाव का ही है। तो विलोपन के अंदर जो इसमें खास तौर से इसने लिया है कि आप सबसे पहले जैसे आप
फूड रखा है और आपने घंटी बजाई है। अब यहाँ पर ये कंटिन्यू प्रक्रिया आप कर रहे हो, पुनरावृत्ति कर रहे हो, और पुनरावृत्ति करते करते इसके अंदर आपने क्या किया है कि धीरे धीरे इसके अंदर आपने पुनर्बलन, इसके अंदर जो है स्वाभाविक उद्दीपन जो है वो उसको धीरे धीरे हटा लिया, ठीक है ना। स्वाभाविक उद्दीपक जो है आपका भोजन को हटा दिया। अब आप खाली ऐसे ही घंटी बजा रहे हो तो धीरे धीरे जो कुछ सीखा उसका विलोपन हो जाएगा, ये इसके अंदर है। फिर स्वतः पुनर्बलन, यानी कुछ समय बाद वापस अगर आप उसके अंदर ये भोजन रखते हो, है ना, यूसीएस, तो उस केस में उसको कुछ समय बाद उसको फिर से रीमेमोराइज होगा, यानी कि उसका स्वतः पुनर्बलन होगा और फिर से उसको याद आने लगेगा। फिर अगला वर्ड है विभेद। अब ये विभेद क्या वाला है, इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं इसको। विभेद क्या है, मतलब पहली बार में अगर वो 1000 हर्ट्ज टोन पर अगर वो अनुक्रिया कर रहा है, तो अब अगर आप बार बार ये करोगे तो वो 900 हर्ट्ज पर वो नहीं करेगा, 900 हर्ट्ज पर नहीं करेगा, न वो 1100 हर्ट्ज टोन पर करेगा। वो अगली जो वापस उसकी अनुक्रिया होगी वो आपके 1000 हर्ट्ज टोन की घंटी बजेगी, तभी जा करके वो अनुक्रिया करेगा। ये कहलाता है आपका विभेद। फिर अगला आता है उद्दीपन सामान्यीकरण। इसमें क्या होता, उद्दीपन सामान्यीकरण का मतलब अभी आप घंटी बजा रहे हो और घंटी बजाने से उसके मुंह में लार आ रही है और फिर भोजन की तरफ बढ़ रहा वो, ठीक है। तो अब क्या होता कि इस घंटी की जगह आपने अगर कोई उद्दीपक चेंज कर दिया, घंटी नहीं बजाई, कुछ अलग आवाज़ वाली चीज़ बजा ली घंटी से मिलती जुलती, तो वहाँ पर भी उसके मुंह में लार शुरू हो जाएगी। ये उद्दीपन का सामान्यीकरण हो गया। मतलब कोई शिक्षक अगर किसी टीचर को किसी बच्चे को अगर अच्छा नहीं लगता है, उसको उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा है, या तो उस कंडीशन में अगर उसके नेगेटिव सोच अगर बन गई किसी टीचर के बारे में, तो उस स्टूडेंट के मन में दूसरे शिक्षकों के प्रति भी जनरलाइज हो जाएगा और वो वैसा ही मानस बनाने लगेगा, ऐसा ही उसकी मनोवृत्ति उसके प्रति बन जाएगी। सारे टीचर ऐसे ही होते होंगे। ये कहलाता है उद्दीपन सामान्यीकरण, ठीक है। कालिक क्रम मैंने बता ही दिया, 0.5 सेकंड के अंदर होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही नई बात कि पुनर्बलन। देखिए पुनर्बलन तो पहले वाले सिद्धांत के अंदर मैंने बताया था, ये जो थॉर्नडाइक का था इसके अंदर बाह्य पुनर्बलन थे जो मैंने यूज़ किए थॉर्नडाइक के अंदर, लेकिन यहाँ पुनर्बलन जो आ रहा है वो पुनर्बलन इससे अलग है, बिल्कुल ध्यान देना। पुनर्बलन शब्द को पावलोव ने कभी यूज़ नहीं किया, ये शब्द पावलोव का है ही नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। पावलोव का ये शब्द नहीं है। इसने पुनर्बलन की जगह स्वाभाविक उद्दीपक वर्ड यूज़ किया, यानी पावलोव के लिए पुनर्बलन क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक। ये आपको ध्यान देना होगा। मतलब अगर पावलोव ने पुनर्बलन के लिए जो वर्ड यूज़ किया है, आपको याद रखना है स्वाभाविक उद्दीपक, ये अनकंडीशनड स्टिमुलस कहलाता है। ये पावलोव ने इसको ये वर्ड दिया है, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अगला समीपता और पुनरावृत्ति। तो समीपता और पुनरावृत्ति के अंदर वो ये आपको क्लासिकल अनुबंधन के अंदर पुनरावृत्ति और समीपता का जो महत्व दिया है, इसमें वो अनुबंधन स्थापित होने के लिए जरूरी क्या है, CS है ना, और UCS। CS यानी कि आपका बेल और UCS यानी कि फूड, इसमें समय के रूप में काफ़ी निकटता होनी चाहिए, जो मैंने कितनी बताई आपको 0.5 सेकेंड, ठीक है ना। ये 0.5 सेकेंड की समीपता इतनी नज़दीक होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी जा करके वो मतलब सीखेगा। और ये जो है बार बार पुनरावृत्ति होनी चाहिए, समीपता भी होनी चाहिए और पुनरावृत्ति होनी। यूनिक मतलब कि आज बना दिया और फिर वापस आप एक दिन बाद करोगे तो आपने सब पढ़ाया सब बेकार है, वो
मतलब इतना कम टाइम। तो ये सिद्धांत कहाँ काम आ रहा है? हमारे एजुकेशन के अंदर हमें किसी चीज़ को सिखाना है तो वो उसके लिए आपको लगातार पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी, रिपीटेशन करना पड़ेगा और लगातार करना पड़ेगा। बीच में कॉन्टिग्यूटी जो है वो कितनी होनी चाहिए? 0.5 सेकेंड। वो वहाँ के लिए करा। हम 0.5 सेकेंड नहीं कर सकते तो कम से कम आज जो टॉपिक सिखाया उसको कल फिर से पूछ ले, कल फिर से बता दे, तभी जा करके वो कंप्लीट होगा। इस सिद्धांत का उपयोग क्या है? शैक्षिक उपयोग क्या है? सबसे खास बात, यानी बच्चों में अगर किन्हीं बुरी आदतों का अगर विकास हो गया है तो उनसे छुटकारा पाने के लिए आपको इस सिद्धांत का उपयोग करना है। प्रश्न वो यहाँ से बनाएगा। इसके अलावा कुसमायोजित बालकों के मन में जो डर और चिंता जैसी जो समस्याएं होती है, ठीक है ना, मूल प्रवृत्तियाँ आ जाती है, उनको हटाने के लिए, उन चीज़ों को मूल प्रवृत्ति नहीं कहेंगे इनको, लेकिन हाँ इस तरीके की जो बीमारियां हैं उनसे मुक्ति दिलाने के लिए वो आपको पावलोव के सिद्धांत का उपयोग करना होगा। तो ये पावलोव सिद्धांत के अंदर मुख्य मुख्य बातें थी। तीसरा जो व्यवहारवाद वाला सिद्धांत है वो स्किनर का है, अधिगम सिद्धांत। और इसके अंदर सबसे खास बात क्या ध्यान रखना है? पहली बात तो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाता है, ऑपरेंट कंडीशन, ठीक है ना। जबकि अपने पहले वाले में उसमें क्या था? ये सीधा सीधा क्रिया प्रसूत का है, आपको पता है। और जो पीछे वाला था वो क्लासिकी अनुबंधन था, ध्यान रखना है ना। ये जो अपने पावलोव का था वो क्लासिकी अनुबंधन था। इसके अंदर कंडीशनिंग थी, है ना, अनुबंधन कंडीशनिंग, जबकि इसके अंदर ऑपरेंट कंडीशनिंग, दोनों में डिफरेंस, क्रिया प्रसूत, ठीक है ना। तो ये दोनों का डिफरेंस है। फिर इसके अंदर जो बात लोगे आप, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में जो साहचर्य होगा उसी से उसका अनुबंधन होगा। इस अनुबंधन की बात ये उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में साहचर्य के बाद में अनुबंधन को बता रहा है। फिर आता है पुनर्बलन। पुनर्बलन फिर वही बात, आप देखिए मैंने पुनर्बलन इसके अंदर भी यूज़ किया पावलोव के अंदर, और पावलोव के अंदर पुनर्बलन जो किया है उसको मैंने क्या बताया? स्वाभाविक उद्दीपक। ये पुनर्बलन जो है वो पावलोव का है नहीं बोल दिया। जबकि पहला वाला जो थॉर्नडाइक था, थॉर्नडाइक के अंदर भी मैंने पुनर्बलन किया है। तो थॉर्नडाइक ने क्या है, पुनर्बलन का नाम क्या दिया? बाह्य पुनर्बलक, ठीक है। पावलोव के अंदर पुनर्बलन को क्या कहा इसने? स्वाभाविक उद्दीपक। और तीसरा जो मैंने लिया इसके अंदर वो पुनर्बलन है, वो है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में पुरस्कार, भोजन, पानी आएगा, और नकारात्मक है दंड और झटका, किसी प्रकार कोई ऐसे मतलब तेज प्रकाश वगैरह इसमें आएगा। तो सकारात्मक और मतलब धनात्मक और ऋणात्मक पुनर्बलन दोनों इसके अंदर स्किनर के हैं, आपको ध्यान रखना। तो तीनों के पुनर्बलन के अंदर मैंने क्लियर अंतर बता दिया आपको। अगला इसके अंदर पुनर्बलन अनुसूची आएगी। अब अनुसूची का मतलब क्या है? इसके अंदर ये चीज़ें और किसी में नहीं थी, ध्यान रखना। इसमें 3 चीज़ें दी, आंशिक पुनर्बलन, सतत और विरामी। ये कह रहा है कि सतत पुनर्बलन अगर आपने दिया है तो उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा और बालक सीखना बंद कर देगा। विरामी में अगर आपने बिल्कुल बंद कर दिया, ठीक है, वो भी नहीं चलेगा, ठीक है। वो कह रहा है कि इसने खास तौर से आंशिक पुनर्बलन की बात की है। आप आंशिक थोड़ा एक बार दिया, अगले वाले में नहीं दिया, फिर अगले वाले में वापस दिया, फिर अगले वाले में नहीं दिया, इस तरीके से आंशिक पुनर्बलन के आधार पर ही वह सीखता है, ऐसा स्किनर ने अपने अधिगम सिद्धांत में कहा है। तो पुनर्बलन अनुसूची के अंदर ये 3 चीज़ें शामिल है, आंशिक, सतत और विरामी, ठीक है ना। प्रश्न वो यहाँ से बनाएगा कि पुनर्बलन सूची में स्किनर ने किस पर सबसे अधिक जोर दिया? आंशिक, सतत, विरामी और उपरोक्त सभी। तो आपको क्या लिखना है? आंशिक पुनर्बलन को मानना है, सतत मत कर देना। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्किनर कह रहा है, ठीक है। फिर आता है अंतर्नोद। अंतर्नोद के अंदर क्या है? ये एक आंतरिक अवस्था है, ड्राइव, यानी भूख और प्यास जो होती है उससे अगर आप लगातार भूखा रखोगे तो उसकी भूख बढ़ेगी, ठीक है। लगातार प्यासा रखोगे तो लगातार उसकी प्यास बढ़ेगी, तो वो ज़्यादा देर तक इसके अंदर सीख पाएगा। मतलब जितना आप वो करोगे, गैप ज़्यादा भूखा रखोगे, गैप रखोगे, उतना ही उसकी अनुक्रिया की दर बढ़ जाएगी। अंतर्नोद का मतलब ये है, अनुक्रिया दर ग्रोथ करेगी, ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। फिर एक खास वर्ड आता है शेपिंग। शेपिंग क्या है?
शेपिंग का मतलब ये हुआ कि सीखने में अगर आप एक खास गोल की तरफ बढ़ रहे हो, है ना, लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो, खास लक्ष्य की तरफ, तो वो कहलाएगा शेपिंग। ये शेपिंग वर्ड जो है आपका स्किनर का ही है, आपको ध्यान रखना होगा। ये इसके अंदर आपको खास तौर से जो दिया इसमें वो कह रहे हैं कृत्रिम, अगर आप इसको एक मतलब दूसरा जो नाम इसका कृत्रिम सन्निकटन विधि भी है ये, है ना। कृत्रिम सन्निकटन क्यों कहा? क्योंकि हम इसको कुछ कृत्रिम चीज़ें दे करके और एक खास लक्ष्य की तरफ बढ़ाना चाह रहे हैं, मतलब खास तौर से पुनर्बलन दे करके। इसमें चूहे की वो जो प्रयोग के अंदर उसके अंदर बार बार आप वो चाह रहा था कि वो उसको लीवर की तरफ जाए और फिर लीवर दबाए, तो उसमें लीवर उसका एक खास लक्ष्य था, लीवर ही उसके लिए शेपिंग का काम कर रहा था, ठीक है ना, चूहे के प्रयोग के अंदर। और इसलिए इसको क्रमिक सन्निकटन विधि कहा। क्रमिक क्यों कहा? मतलब एक खास 2-3 स्टेप में दोहराने के बाद में वह अपने आप ही एक ही बार में वो उस लीवर पर पैर लगा देता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि लीवर पर पैर लगाने से उसको भोजन मिलता है या वो बाहर आ सकता है, ठीक है। और इसको अगर मानव व्यवहार पर पुनर्बलन का अविवेचित प्रभाव भी इसको कहा है, मानव व्यवहार पर अविवेचित या ऑटोमेटिक इफेक्ट भी इसको कहा है, और ये कहलाता है शाब्दिक अनुबंधन, ठीक है ना। शाब्दिक अनुबंधन और अविवेचित प्रभाव, शेपिंग, अंतर्नोत, ये सारे जो है इसके अंदर है। बाह्य पुनर्बलन इसके अंदर जो लिया है वो थॉर्नडाइक की तरह ही है, जिसके अंदर पुरस्कार, भोजन, दंड, झटका, रोशनी, प्रकाश, ये सब इसी में आ रहे हैं। तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा। शैक्षिक उपयोग की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहली बात है आपके उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए, ज्ञान, अवबोध, कौशल, और चौथा एप्लीकेशन। ये इन ज्ञान मतलब है ना नॉलेज, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, स्किल, और आपके इनमें से आपका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि आप उससे क्या अनुक्रिया कराना चाह रहे हो, ये इसके अंदर खास है। और पुनर्बलन के अंदर 3 चीज़ें, सतत, आंशिक और विरामी, तो हमें सतत नहीं रख करके आंशिक रखना है, इसी से आपके वो सही अनुक्रिया करेगा और वो ज़्यादा सीखेगा। ये इसका मुख्य वर्ड है। चौथा सिद्धांत है व्यवहारवाद का, वो हल का है, प्रबलन अधिगम सिद्धांत। 1915 में दिया इसने, अमेरिकी जो है व्यवहारवादी। और इसमें खासतौर से इन्होंने अपनी जो पुस्तक है व्यवहारवाद के सिद्धांत, इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ याद रखना है, ये भी रेनफोर्समेंट का ही है, ठीक है ना, प्रबलन का। इसके अंदर जो बात याद रखनी है वो आवश्यकताओं की पूर्ति से ही सीखना होता है, ठीक है ना। इसको गणितीय सिद्धांत भी कहते हैं, अवकलन सिद्धांत भी कहते हैं, ये सारे इसी के नाम है। व्यवहारवाद के अंदर जो चौथा हल का है उसके अंदर आप ये आवश्यकता वर्ड को सबसे महत्व देना है, ये इसके अंदर खास बात है। तो कुल मिलाकर व्यवहारवाद के मैंने ये 4 जो सिद्धांत है, अधिगम सिद्धांत मैंने आपको बताए। आपको इनमें से अंदर से पढ़ने के बजाय ये जो शब्द है आपको इनको अच्छी तरह से पहचान लेना है, जिससे आपका काम काफ़ी इजी हो जाएगा। और किस सिद्धांत में क्या क्या बात दे रखी है आप कंपैरिजन करके इन चारों सिद्धांत को अच्छी तरह से पढ़ लें, ताकि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। मुझे विश्वास है आपके लिए ये जो लेक्चर है, ये वीडियो है, काफ़ी उपयोगी साबित होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, ताकि आपको इसकी सारी जानकारी मिलते रहे। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं लगातार ये जो मैंने व्यवहारवाद लिया, अगला मैं जो है वो गेस्टाल्टवाद या कंस्ट्रक्टिविज्म या फिर संज्ञानवाद वाला लूँगा। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तब तक के लिए थैंक्स।